ओके। प्लीज क्लोज द डोर। ठीक है। ओके। चलो, सो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। यस, मीटिंग ऑल ऑफ यू आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। ये लाइट्स ऑन कर देना, सब सब ऑन कर दे। ठीक है। क्या लेवल है आपका पढ़ाई का? अभी क्या सिचुएशन है, क्या स्टेज है? थोड़ा बताएंगे जरा। चल रही है? ठीक ठाक, ओके ओके। कुछ भी नहीं हुआ? जो भी हुआ है थियोरी टॉपिक बाकी। हम्म। श्श, हम्म। ओके। आपने लक्ष्य के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए अभी तक? सारे? ओके। क्या प्रोविजन सब याद आ रही है अभी? जब हम लिखने बैठते हैं क्वेश्चन का आंसर तो प्रोविजन याद आ रही है। तो प्रॉब्लम हमें प्रोविजन रिकॉल करने में नहीं हो रहा है, उसके एप्लीकेशन में हो रहा है। बराबर है ना? So the good point is you can recall the provision and you know the provision. Only the point is when we apply it, जब तीनों चारों सिनेरियोज एक साथ अप्लाई करने होते हैं तब हमें प्रॉब्लम आ रहा है। am I राइट? तो उसमें अभी हमें क्या करना है? ऐसे क्वेश्चंस जिसके अंदर इनिशियली ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, पहले वो क्वेश्चन अच्छे से करो। और जो एक मेगा एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन में बोलूँ, मतलब उसमें 180 डेज का भी पॉइंट है, ब्लॉक क्रेडिट भी है, नेट मिनिमम कैश भी है, आउटवर्ड साइड के अंदर भी उसका 50 लाख से ज्यादा है तो 1% कैश में भी भरना है। ये सब एक साथ आ रहा है, ऐसे जो क्वेश्चन है रेयर है। ओके। तो पहले आप जो मिनी एडजस्टमेंट के क्वेश्चन है वो क्लियर करो, उसके बाद फिर उन क्वेश्चंस की तरफ जाओ जो मेगा एडजस्टमेंट वाले हैं। ओके। ये एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है आईटीसी के अंदर स्पेसिफिकली। आईटीसी चैप्टर जो है उसमें आईटीसी के ही क्वेश्चन आएंगे ऐसा नहीं रहा है अभी। उसको अपन बोलते हैं कि मास्टर क्वेश्चन है, मास्टर क्वेश्चन है, आईटीसी का क्वेश्चन है। बट टेक्निकली उसमें सिर्फ रोल ये है आईटीसी का कि कंप्यूट द मिनिमम टैक्स पेएबल, बट है वो पूरे सिलेबस का क्वेश्चन। है राइट? ऐसा कुछ नहीं उसमें कि सिर्फ आईटीसी का क्वेश्चन है, बराबर है? आईटीसी तो जस्ट पार्ट ऑफ इट। है राइट इन दिस? यस। चलो, तो ये एक पॉइंट आपको समझना है। और आपको अभी जो भी आपने पढ़ा है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज कैसे करें, इसके ऊपर फोकस आपको करना है कि मेरा रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कैसे हो। मैक्सिमम रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। आर यू देयर? यस। हाँ। दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट है। 86A इज रिलेटिंग टू ब्लॉकेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो ब्लॉक कब होगा और रिलीज कब होगा? ओके। इसके ऊपर आपको सीधे सीधे 86A के ऊपर एक शॉर्ट नोट आ सकती है, जिसमें आपको ये पूछा जाएगा क्या स्टेट व्हेन इट कैन बी ब्लॉक्ड एंड व्हेन इट शैल बी रिलीज्ड। तो ये पूरा आंसर आपके पास रेडी होना चाहिए। आर यू देयर? यस। चलो, तो आज का जो सेशन है, आज का जो लेक्चर है, ये हम बात कर रहे हैं जीएसटी अमेंडमेंट के ऊपर। ये रिवीजन लेक्चर नहीं है। ये हम जिसमें हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, हम सिर्फ फिलहाल अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो वी विल स्टिक टू द अमेंडमेंट्स। जो अमेंडमेंट्स आए हैं उसके ऊपर अपन स्टिक टू दैट अमेंडमेंट्स रहेंगे, ताकि हम सारे अमेंडमेंट्स को अच्छे से समझ पाए। ओके। चलिए, वेरी गुड। विद दैट गुड नोट लेट स्टार्ट।
बीच बीच में आपको जहां पे जो दिक्कत आएगी वो बताना मुझे, और जो रेफरेंसेस लगेगी इसके लिए मैंने भी जो नोटबुक आपके पास है उसको भी मेरे पास स्कैन मोड में रखा हुआ है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है। चलिए, ये जो शीट मैंने आपको दी है ये सबसे समराइज्ड वर्जन है, इससे छोटा नहीं हो सकता। ओके, इससे ज्यादा प्रिसाइज या इससे ज्यादा और समराइज या और छोटा वर्जन इसका पॉसिबल नहीं है। तो इसको आपको डिटेल में और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट बाय द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अमेंडमेंट्स इन आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से हम शुरू कर रहे हैं स्पॉन्सरशिप सर्विस के अंदर, ठीक है। आर यू देयर? अब पहले हुआ क्या था या पहले रूल क्या था ये समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने जो स्पॉन्सरशिप सर्विस है इसमें आपको ये पॉइंट बताया था कि स्पॉन्सरशिप सर्विस में, देखिए आपके पास ये लिखा होगा जहां पे सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, कौन है, या पार्टनरशिप फर्म है, बराबर है। इस सर्विस के केस में हमने स्पेसिफिकली ये देखा था कि हमें सप्लायर को देखना ही नहीं है। अगर रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है तो ऑलवेज आरसी। अगर रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है तो ऑलवेज आरसीएम। तो स्पॉन्सरशिप सर्विस में क्या हो रहा है कि अब मैं अगर कोई एग्जांपल लेते हैं कि आपने इधर जो बड़ा ब्रांड है के फॉर काठियावाड़ सुना होगा आपने, तो के फॉर काठियावाड़ ने स्पॉन्सरशिप के पैसे दिए एक पर्टिकुलर एनजीओ को और उनको बोला कि आपके जितने भी इवेंट्स होते हैं वहां पे हमारा बैनर आप लगाइए। स्पॉन्सर किया उन्होंने उस एनजीओ का इवेंट, फिर वो मैराथन हो वॉकेथॉन हो जो भी हो। तो ऐसे केस में काठियावाड़ उस एनजीओ को पैसा देगा और बदले में स्पॉन्सरशिप की सर्विस लेगा। तो काठियावाड़ प्राइवेट लिमिटेड ये रेसिपिएंट हुआ, क्या हुआ। तो अपना रूल क्या बोल रहा है, अगर रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है तो ऑलवेज आर्स। उस केस में सप्लायर कोई भी हो हम नहीं देखेंगे। तो अब उसका इंपैक्ट ये हो गया था कि अगर सप्लायर भी बॉडी कॉर्पोरेट है, फॉर एग्जाम्पल क्या कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, वो ये मैराथन कंडक्ट करा रही है, तो जो सप्लायर है वो भी प्राइवेट लिमिटेड जो कंडक्ट करा रहा है इवेंट, और जो रेसिपिएंट है वो भी प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि सर्विस सप्लायर भी बॉडी कॉर्पोरेट है, रेसिपिएंट भी बॉडी कॉर्पोरेट। अगर ये सिनेरियो आता है कि दोनों बॉडी कॉर्पोरेट है तो क्या होगा, तो भी आरसीएम ही था पहले, बराबर है ना। अब उसको चेंज कर दिया गया है, अब उसको चेंज कर दिया गया, क्योंकि लॉजिकल भी है कि अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो आरसीएम का कोई लॉजिक नहीं बनता। यस। तो अब रूल क्या बोल रहा है, अब लॉ क्या बोल रहा है कि जहां पे सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है वहां पे आप क्या कर दीजिए, फॉरवर्ड चार्ज, क्या कर दीजिए, आर यू देयर। और जहां पे सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, सप्लायर कौन है, और रेसिपिएंट पार्टनरशिप फर्म है, वो किस में रहेगा, आरसीएम। और अगर रेसिपिएंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है तो किस में जाएगा, फॉरवर्ड। सर तो अब अमेंडमेंट क्या हुआ, अमेंडमेंट ये हो गया कि आपने जो पहले लिखा है वो सब अपनी जगह है, सिर्फ अगर अब सप्लायर भी बॉडी कॉर्पोरेट रहा तो वो किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज। इज इट क्लियर, यस नो। और ये सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट के लिए आया, ये रूल पार्टनरशिप के लिए नहीं आया। तो इसका दूसरा मतलब क्या हो गया कि अगर सप्लायर पार्टनरशिप फर्म है रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है तो बताइए क्या होगा, आरसीएम। यस, क्या होगा, आरसी। बोलो ऑनलाइन, एनी डाउट्स। यस ऑनलाइन, ऑनलाइन में सब स्टूडेंट्स है क्या, अभिजीत, हिमांशु, ईशा, क्षितिज, कुलश्री, नेहा, ओमकार, राज, संजना, संस्कृति, शांभवी, श्रिया, तमन्ना, तेजस, विधि। चलिए
ओके, आगे बढ़े। चलो। सो इन नटशेल, सप्लायर ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विस एनी पर्सन इंक्लूडिंग बॉडी कॉर्पोरेट, और पहले था न्यू प्रोविजन एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। सो एग्जांपल भी हमने एक छोटा सा ऐड किया, इफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड स्पॉन्सर्स एन इवेंट, जीएसटी चार्ज बाय एबीसी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। इफ मिस्टर अर्जुन स्पॉन्सर, रेसिपिएंट pays जीएसटी अंडर व्हाट, आरसीएम। रेसिपिएंट pays जीएसटी अंडर व्हाट, आरसीएम। इज इट क्लियर? बोलो, एनी डाउट्स? अब मैं बात करने वाला हूँ इमूवेबल प्रॉपर्टी की। किसकी बात करेंगे? तो पहला पॉइंट क्या देखा हमने? बॉडी कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप सर्विस के केस में अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो पहले ये रूल था कि सप्लायर कोई भी हो, रेसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट फर्म है तो आरसीएम। सप्लायर कोई भी हो, अभी रूल बोल रहा है कि अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है और रेसिपिएंट भी कौन है, तो वो हो जाएगा फॉरवर्ड। पहले क्या था? आरसीएम। अब दूसरी बात करेंगे हम। बात करेंगे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंट्री नंबर 5AB की। अभी एंट्री नंबर जो 5 है वो है गवर्नमेंट का। 5A, 5AA और 5AB ये नई एंट्री आई थी। अब 5AB क्या बोल रहा है, देखिए। 5AB क्या बोल रहा है? 5AB ये बोल रहा है कि अगर अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, यानी कि कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दी जा रही है। क्या रेंट पे दिया जा रहा है? तो एक लाइन में याद रखिए, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, सप्लायर क्या है, और रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है, तो इट विल बी टैक्सेबल अंडर आरसी। मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा शॉप है, मुझे रेंट आता है 20,000 रुपया, मैंने आपको रेंट पे दिया है, आप रजिस्टर्ड हो जीएसटी में, आपको आरसीएम में टैक्स देना है। एग्जांपल देख लीजिए, अनरजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड रेंटिंग अ वेयर हाउस टू अ रजिस्टर्ड ट्रेडर, ट्रेडर मस्ट पे जीएसटी अंडर आरसीएम। सिंपल है। तो रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो किसमें टैक्सेबल हो जाएगा? आरसीएम। किसमें टैक्सेबल हो जाएगा? आरसी। बोलो, एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? चलो आगे बढ़ते हैं नाउ। अब बात करते हैं लोकल अथॉरिटी के केस में, कि कुछ लोगों ने पूछा कि लोकल अथॉरिटी का क्या होगा, लोकल अथॉरिटी का क्या होगा। तो डीडीए, डीडीए का लॉन्ग फॉर्म है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या लॉन्ग फॉर्म है? दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब इनका काम क्या है? दे एक्ट सिमिलरली लाइक एनएमआरडीए या एमएमआरडीए। जैसे कि नासिक में भी एक एनएमआरडीए नाम की एक बॉडी है, नासिक मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट और अथॉरिटी, जिनका काम है कि नासिक के अंदर जो आजू बाजू का एरिया है ना, जैसे कि पिंपलगांव तक है वो, उसके आसपास अगर आपको कुछ भी काम करना है तो एनएमआरडीए की परमिशन लेनी पड़ती। तो इनडायरेक्ट कंट्रोल वो रख रहे हैं नासिक के आजू बाजू बढ़ने वाले एरिया पे। आई बात समझ में? वैसे ही डीडीए भी एक बॉडी है। ये क्यों बनाई गई? क्योंकि शहर बढ़ेंगे तो लोग आजू बाजू जाएंगे। तो पहले गलती क्या की लोगों ने, लोगों को पता नहीं था कि इतना पॉपुलेशन बढ़ेगा, इतना काम आएगा, तो छोटे रास्ते सब छोटा छोटा रहा। अभी पार्किंग ट्रैफिक के प्रॉब्लम आ रहे हैं। अगर भविष्य में किसी को पता होता कि कॉलेज रोड पे इतनी ट्रैफिक होने वाली है, तो कॉलेज रोड 6 लेन का नहीं बनाते हम, गंगापुर रोड 6 लेन का नहीं बनाते हम, बनाते ना? एम आई राइट? लेकिन किसी को पता नहीं था फ्यूचर में ये होगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए डीडीए का गठन, चयन, नियुक्ति की गई कि ये लोग वो सारे काम करें डेवलपमेंट के हिसाब से। फिर इनके बाद सब काम आते हैं, रास्ते, सड़क, बिजली, बिजली, ये सब। फिर एक क्वेश्चन लोगों ने खड़ा किया कि अगर डीडीए भी वही काम कर रहा है जो लोकल अथॉरिटी कर रहा है, तो लोकल अथॉरिटी को जो दी जाने वाली सर्विस एग्जम्प्ट है, क्या वो डीडीए को दी जाने वाली सर्विस भी एग्जम्प्ट होगी क्या? इज क्लियर? तो ये मैटर कोर्ट में गया, और कोर्ट के अंदर क्वेश्चन आया, वेदर डीडीए फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 सेक्शन 69, दैट इज लोकल अथॉरिटी। अर्लियर व्यू एम्बिगुअस था, इसको क्लियर कर दिया गया, डीडीए इज नॉट अ लोकल अथॉरिटी। व्हाई? इट लैक्स इलेक्टेड सेल्फ गवर्नेंस एंड म्युनिसिपल कंट्रोल, cannot claim exemption mean for municipalities. Is it clear? So example, now any service provided to DDA, GST shall be applicable. क्लियर है? तो डीडीए नाम आया तो सीधा करो उसको टैक्सेबल। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो, कोई डाउट है? तो चार्ज के अंदर ये हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। आई होप यू आर देयर। चलो, अब बात करें प्लेस ऑफ सप्लाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट आया है प्लेस ऑफ सप्लाई में।
अगर मेरा कस्टमर अनरजिस्टर्ड है, मेरा कस्टमर कौन है? अगर मेरा कस्टमर अनरजिस्टर्ड है, तो जो मेरा लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ऐसा ना? उस केस के अंदर मुझे सामने वाले का एड्रेस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, लेकिन अब इसमें देखिए रूल क्या था। रूल ये था कि अगर मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचूं, तो अर्लियर प्रोविजन था, रिक्वायर्ड स्टेट ऑफ दैट पर्सन, मतलब मेरे कस्टमर का स्टेट मुझे पता होना चाहिए। तो अब मैं क्यों पूछूं वो माल जब मेरे ऐसे लेके जा रहा है तो? अब 10 रुपए की डेयरी मिल्क लेने कोई आदमी आया तो मैं क्यों पूछूं? ये इथेच राहता का? तुला क्या करायचंय? बराबर है ना? तो इसके लिए उन्होंने कैपिंग डाला था कि भाई कितने अमाउंट के ऊपर पूछा जाए, तो इसके लिए बोला था व्हेन वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 50,000 एंड ओनली इफ द रेसिपिएंट इज रिक्वेस्टेड, ये ग्रेटर देन कर दो इसको, सॉरी। इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन रुपीज 50,000 एंड ओनली व्हेन रेसिपिएंट इज रिक्वेस्टेड। अब आपका देखो वो पुराना छोड़ो, अभी इंपॉर्टेंट क्या है इस पे ध्यान दो। अब जितनी भी ऑनलाइन और डिजिटल सर्विस दी जाएगी, क्या होगी? ऑनलाइन या उन सब में रेसिपिएंट का स्टेट बताना मैंडेटरी है, वैल्यू कितनी भी हो। अब अगर मैं आपको इसमें बोलूँ तो इसमें हालांकि कोई मेलोड्रामा है नहीं, जितने भी लोग ऑनलाइन सर्विस लेते हैं उनको सबको पहले लॉगिन करना पड़ता है, लॉगिन के पहले रजिस्टर करना पड़ता है, रजिस्टर में क्या आता है? सिर्फ स्टेट नहीं, सब कुछ आ जाता है उसमें। आप तो अला अला ओके ओके नेक्स्ट करते हो। वो पूछता है ना, shall I access data, shall I access camera, shall I access you, shall I access voice, shall I access keyboard, यस यस ओके ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल। हम तो सभी एक्सेस दे बैठे। आर यू देयर? तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है प्रैक्टिकल देखा जाए तो, लेकिन एग्जाम के लिए याद रखिए कि अब अगर आप कोई भी ऑनलाइन या डिजिटल सर्विस यूज कर रहे हैं, तो आपके सप्लायर को आपका स्टेट पता होना जरूरी है। सो it ensures correct place of supply, preventing wrong IGST or credit issues, ensure tax follows consumer destination principle. So एग्जाम्पल देखिए, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन जो है वो इंडिविजुअल को बिल किया गया, इनवॉइस मस्ट मेंशन महाराष्ट्र। इज इट क्लियर? बोलो एनी डाउट? सर तो पहले क्या प्रॉब्लम था? पहले प्रॉब्लम ये था कि नेटफ्लिक्स का अगर हेड ऑफिस मुंबई में है, तो कर्नाटक का भी आदमी ले तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई मानते थे, क्योंकि सामने वाला अनरजिस्टर्ड और स्टेट पता। अब ये होगा प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या है कि स्टेट पता नहीं, लेकिन आप मान लो अब ऐसा नहीं होगा। अब मुझे इनवॉइस पे लिखना पड़ेगा कर्नाटक, तो आईजीएसटी लगाऊंगा। मुंबई तो महाराष्ट्र का हिसाब से सीजीएसटी प्लस एजीएसटी लगाऊंगा। आर यू देयर और नॉट? प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज होगा ना? आर यू देयर? यस। और अब नया क्लैरिफिकेशन भी सुनिए, स्टेट नेम ऑन इनवॉइस इज डीम एड्रेस ऑफ दी ऑन रिकॉर्ड। तो अब स्टेट का भी नाम आ गया तो एज्यूम करना है कि वही उसका एड्रेस है, पूरा एड्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सेफ्टी एंड इंश्योर द मिसयूज, that no misuse shall be there based on the address। ठीक है, so even if no full address is captured, state name is enough। इज इट क्लियर? तो अब डिजिटल सर्विस में आप नेटफ्लिक्स से नहीं और भी कुछ दे रहे हैं, टाटा B2H वगैरह वगैरह, कोई भी और टाइप की सर्विसेज दे रहे हैं आप डिजिटल में, तो आपको उसका पूरा एड्रेस नहीं रहा, स्टेट कोड भी रहा तो सफिशिएंट है। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये आपको देखना है और ये इंश्योर करना है। ये कोई खास नहीं है वैसे कुछ। हाँ जी। पहले के केस में सिर्फ OIDAR और गेमिंग सर्विस के लिए रूल था, अब सारे ऑनलाइन सर्विसेज इसमें कवर हो चुके हैं। एग्जाम्पल OTT, मोबाइल एप्स, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल न्यूज डाउनलोड्स एंड ऑनलाइन टेलीकॉम्स, ये सारी ही सर्विसेज अभी इसमें कवर हो चुकी है। इज क्लियर? तो सर कंक्लूजन बता दो एक बार। कंक्लूजन ये है, कोई भी डिजिटल सर्विस अगर मैं सप्लाई कर रहा हूं तो मुझे मेरे कस्टमर का स्टेट कोड इनवॉइस के ऊपर डालना मैंडेटरी है। बोलो एनी डाउट? क्लियर है? स्टेट कोड या स्टेट का नाम एक ही बात है। इज क्लियर? चलो अब बात करेंगे एग्जाम्पशंस की। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड सर्विसेज।
इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में देखो क्या होता था, एग्जेम्पशन वर्डिंग डिड नॉट क्लियरली कवर एक्टिविटीज ऑफ बोथ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज। नाउ updated wording use and or clarifying both utilities are covered. So activities like releasing electricity connection or meter shifting exempt when provided by utility companies। मतलब क्या, देखो अभी ट्रांसमिशन करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना दो अलग अलग काम है। ट्रांसमिशन करना मतलब जनरेट करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना मतलब बनाई हुई बिजली को घर घर पहुंचाना। तो ये दोनों के ही रिलेटेड जो काम है दोस्तों, अब उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, ताकि जो लोग हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम्प्ट है बेसिकली, तो लोगों को तकलीफ ना हो। समझ में आ रही बात? बेसिक नेसेसिटी, यस। लेकिन डुप्लीकेट बिल इशू चार्जेस टैक्सेबल। आर यू देयर? बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन थी। समझ में आ रहा है आपको? अब आज के टाइम पे कौन डुप्लीकेट बिल निकाल रहा है? सारे पैसा कैसे भर रहे हैं? फोन पे आ रहा है ना। तो जरूरत है क्या मुझे बिल की? बोलो बोलो। तो टेक्निकली ये कोई बहुत ही ऐसा लॉजिकल पॉइंट नहीं है। ओके, तो अब याद क्या रखना सर, एग्जाम के लिए बता दो। ट्रांसमिशन का काम हो या डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो, दोनों को जीएसटी में क्या मिलेगा? एग्जेम्पशन। एनएसडीसी एंड स्किल डेवलपमेंट सर्विस, देखिए पहले क्या था, एग्जेम्पशन ओनली टू स्पेसिफिक बॉडीज लाइक एनएसडीसी और एनसीवीटी। नाउ एनी ट्रेनिंग पार्टनर अप्रूव्ड बाय एनएसडीसी, कोई भी ट्रेनिंग पार्टनर जो एनएसडीसी के साथ काम कर रहा है, यानी कि प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना जो है, उसकी अगर मैंने एजेंसी ली है कॉलेज रोड पे, तो मुझे भी जीएसटी नहीं लगेगा। इसकी वजह से वोकेशनल ट्रेनिंग क्या हो जाएगी और अफोर्डेबल। आर यू देयर? सिंपल पॉइंट है, कुछ खास नहीं। नेक्स्ट, इंश्योरेंस के केस में सर एक एग्जामेशन दिया गया नया, जीएसटी वाज पेएबल ऑन इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय इंश्योरर्स। मतलब क्या, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे कि स्टार इंडिया या फिर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी या एलआईसी, बराबर है, तो एलआईसी को कुछ पैसा देना पड़ता था एज अ कंट्रीब्यूशन टू मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। यस। या जनरल कोई इंश्योरेंस की कंपनी आप ले लो, व्हीकल इंश्योरेंस की, टाटा एआईजी वगैरह वगैरह, इनको जो भी पैसा देना पड़ता था एज अ कंट्रीब्यूशन टू व्हीकल फंड, इस पे भी जीएसटी लगा रहे थे वो। तो अब उसको क्या कर दिया गया है? Exact. ताकि इट रिमेन्स न्यूट्रल। आर यू देयर? ठीक है। नाउ फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज टू एमसीडी, एमसीडी का लॉन्ग फॉर्म होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। अब यहाँ पे दिल्ली का भले ही नाम है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में समझिए आप। आर यू देयर? उसको आप एग्जैक्टली मत लीजिए, उसको आप रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में समझिए। चलिए, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज टू एमसीडी और उसकी जीएसटी एप्लीकेबिलिटी की चर्चा हो रही है। अर्लियर अंडरस्टैंडिंग बिलीव दैट एमसीडी एक्टिविटीज वेयर म्युनिसिपल फंक्शंस एंड दैट्स व्हाई एग्जेम्प्ट। These services are administrative, not municipal functions. Only functions directly connected with public welfare are exempt. अब दो चीजें यहाँ पे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की या कोई भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, यस नो, अगर वो फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस के काम कर रही है, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस, अब फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस के अंदर भी दो तीन चीजें काम आते हैं। अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कोई भी हो, नासिक की एग्जांपल ले लो आप। नासिक के लिए मैं अगर आर्टिकल 243 जी और आर्टिकल 243 डब्ल्यू में कवर होने वाले काम करूं, तो ही एग्जामेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मतलब अब मुझे ऑडिट मिल गया नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तो एग्जामेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुझे एग्जामेशन मिलेगा कि टैक्सेबल रहेगा?
बट क्या ये 243 GW का काम है? आंसर इज नो। 243 GW में क्या आता है? हाउसकीपिंग, सैनिटेशन, वाटर, याद है आपको? वो सब काम अगर मैं कर रहा हूँ तो ही सिर्फ मुझे एग्जामेशन मिलेगा, अदरवाइज एग्जामेशन मिलने वाला नहीं है। बोलो, एनी डाउट्स? ये समझ रहा है? तो मुझे वो सर्विसेज या वो सारी टाइप की सर्विसेज जहां जहां पे मुझे आर्टिकल 243 जी और डब्ल्यू के अंदर में कवर हो रहा हूँ, उन्हीं चीजों पे मुझे एग्जामेशन मिलने वाला है, बाकी चीजों पे एग्जामेशन मिलने वाला नहीं है। प्लीज नोट। बोलो, इसमें कोई डाउट है? अब बात करेंगे आईटीसी की। मार्क कर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आने वाला है। डन। चलो, आर यू देयर? ओके। अब बात करते हैं आईटीसी ऑन एक्स वर्क्स सप्लाईज, मतलब क्या? अगर आपको याद होगा तो आईटीसी में एक सेक्शन है, सेक्शन 16(2)(b, वो बोलता है कि द गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड बाय द रेसिपिएंट, राइट? तो मान लीजिए कि मैं टाटा मोटर्स हूँ और आपके पास टाटा की शोरूम की एजेंसी है, या टाटा की एजेंसी है। तो आपको आईटीसी कब मिलेगा? जब आपके पोजीशन में व्हीकल्स आएंगे। यस। तो द क्वेश्चन इज, मेरे मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो प्लांट जो है वो प्लांट है चेन्नई में, एग्जाम्पल। चेन्नई में प्लांट है और नासिक में आपकी शोरूम की एजेंसी है। तो अब आपको आईटीसी कब मिलना चाहिए? जब मेरे यहाँ से निकला चेन्नई से तब, या जब आपको मिला? तो रूल तो यही था, जब आपको मिला। इसमें सबसे बड़ा अमेंडमेंट आया है कि व्हेन द रिसीट ऑफ गुड्स इज डीम्ड, देखिए, सो मेनी ऑफिसर्स इंसिस्टेड फिजिकल रिसीट एट बायर प्रीमाइसेस इज रिक्वायर्ड। इसमें क्लैरिफिकेशन आया बहुत बड़ा। आईटीसी अलाउड वंस गुड्स हैंडेड ओवर टू ट्रांसपोर्टर एट सप्लायर्स फैक्ट्री। यानी कि चेन्नई से जब गुड्स निकले हैं, जैसे ही व्हीकल ने अपनी जर्नी शुरू की है फैक्ट्री के बाहर, यहाँ पे रेसिपिएंट क्या ले सकता है? आईटीसी। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओईएम, ओईएम का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। क्या होता है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ओईएम हैंड्स ओवर कार टू ट्रांसपोर्टर। डीलर कैन टेक आईटीसी ऑन सेम डे इवन इफ व्हीकल रीचेस आफ्टर 5 days। यहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में प्लान आएगा। निकली गाडी 2022 पासून निघाली. 2022 पासून निघाली गाडी, अजून येत का बरं नाही काय माहिती. कुठे निघाली? चेन्नईवरून. ते काय केलं त्यांनी, चेन्नईवरून तिकडे ना कोलकाता मार्गे ना ते तिकडे गेले, जपान मार्गे, आणि मग ते तिकडनं फिरून पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, रशिया होत येणार आहे. रशिया होत मग जम्मू काश्मीर आणि नाशिकला येणार आहे ते. हो हो. चलो. तो ऐसा नहीं है, ऐसा करना नहीं है, आई मीन। उसके बाद छोटी बात है, ये बात है आपको कि अगर आपने कोई भी गुड्स यूज कर लिए और बाद में वो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए अगर आपने उसको डाइवर्ट किया, तो आपको आईटीसी मिलने वाला नहीं है। क्या रहेगा? आईटीसी ब्लॉक। अगर गुड्स लॉस्ट है, स्टोलन है, डिस्ट्रॉयड है, गिफ्टेड है, तो भी आईटीसी क्या रहेगा? ब्लॉक। आर यू देयर? चलो, अब बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट। टाइम लिमिट फॉर आरसीएम अंडर रूल 47 कैपिटल ए। रूल 47 कैपिटल ए। देखिए, आपको याद होगा मैंने आपको टैक्स इनवॉइस में कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, सेल्फ इनवॉइसिंग। सेल्फ इनवॉइसिंग में क्या होता है? क्या मैं आपसे परचेस करूं या मैं आपसे कोई सर्विस लूं, और जो सर्विस मैं आपसे ले रहा हूं उसमें मुझे ही टैक्स देना है अंडर आरसीएम। तो ऐसे केस में मुझे अपने आप पे इनवॉइस रेज करना था। ये इनवॉइस रेज करने की कोई टाइम लिमिट नहीं थी। अब उसके लिए टाइम लिमिट कितनी आ गई है? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सप्लाई। इसको भी स्टार्ट कर दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डन।
सो सीए फर्म टेक्स अ लीगल सर्विस फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड एडवोकेट। सीए फर्म किससे सर्विस ले रही है? सो अब हमें इनवॉइस कितने दिन में इशू करना होगा? 30 डेज, क्योंकि हम रेसिपिएंट है और टैक्सेबल अंडर आरसी। हैप्पी? सिंपल है ना? एक तो आप लकी इतने हैं कि कुछ अमेंडमेंट खास हुए नहीं आपके बैच में। मे वाले और खुश हो रहे हैं, क्योंकि मे में ये सब पार्ट ऑफ करिकुलम है। सही है ना? यस। चलिए, अब बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, जिसका नाम था ईवे बिल। ईवे बिल के अंदर ये था कि आप अगर अनरजिस्टर्ड हो, क्या हो, तो तुम्हें जीएसटी या ई वे बिल बनाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। अब उसके लिए भी एक ऑप्शन आ गया है कि तुम पहले ई वे बिल बनाने के पहले अपने आप को क्या करा सकते हो? एनरोल। सो देखिए, बेसिकली अर्लियर यू हैव टू जनरेट ई वे बिल, बट देर वॉज नो फॉर्मल आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म। अब आपको क्या आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया गया है? क्या दिया गया? तो पहले जो अनरजिस्टर्ड लोग थे वो एज अ सिटीजन ई वे बिल बनाते थे। तो अब सिटीजन मतलब क्या? तुम क्या करते हो वो तो बताओ। नहीं सर, मैं सिटीजन हूँ। हाँ, वो तो तू है, लेकिन तू करता क्या है, तेरा क्यों, क्या बाकी चीजें भी तो दे हमें, तो तेरा आइडेंटिफिकेशन करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। अब इन्होंने क्या किया कि जिन भी लोगों को ई वे बिल बनाना है और अगर वो अनरजिस्टर्ड है, क्या है, तो तुम्हें क्या दिया जाएगा? बोलो भाइयों। यूनिक एनरोलमेंट नंबर। और ये यूनिक एनरोलमेंट नंबर के थ्रू क्या किया जाएगा? बोलो। ई वे बिल जनरेट, इससे तुमको पकड़ना आसान है बाद में। इन शॉर्ट, सही है ना? और इसको एक बहुत अच्छा नाम दिया है, बिकॉज वी हैव डन इट बिकॉज पीपल सपोर्ट्स व्हाट? वॉलंटरी कंप्लायंस। इज क्लियर? तो इन शॉर्ट कंक्लूजन क्या है? अब ई वे बिल बनाने के लिए आप यूनिक एनरोलमेंट नंबर ले सकते हैं। आर यू देयर? हाँ, लेना पड़ेगा। कुछ सिंपल ही हो, जो तू सिटीजन के लिए करता था ना वही सब कुछ है, पर अब इसमें पैन नंबर, बिजनेस वगैरह वो सब पूछ ले रहे हैं। तो वो कौन लोग है भाई कि जो ई वे बिल बनाना ये समझ रहा है उसको, पर नंबर नहीं ले रहा है? जरा हम भी तो देखें। वो वाली लिस्ट अलग से निकलेगी। समझे आप? फिर उनको नोटिस आएगी। इट सीम्स दैट यू हैव जनरेटेड ई-वे बिल वर्थ ₹1 crore, but seems you have not registered under GST. Kindly explain when threshold is 40 lakhs for Maharashtra. समझे आप बात को? चलिए, अब बात करेंगे चैप्टर पेमेंट ऑफ टैक्स की। पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर जो है, इसमें रूल 88B जो है इंटरेस्ट का, जो इंटरेस्ट का रूल क्या बोलता है कि आपको इंटरेस्ट पे करना है, बराबर है। और इंटरेस्ट कैसे पे करना है? जितना आईटीसी आपने अवेल किया और यूटिलाइज किया, याद है आपको? प्लस अगर यूटिलाइज नहीं किया आपने तो इंटरेस्ट देना नहीं। अब ये जो है 73 और 74, ये दो सेक्शंस थे। 73 अदर देन फ्रॉड था, 74 क्या था? फ्रॉड। लेकिन ये दोनों में एक दिक्कत थी, इसमें टाइम लिमिट बहुत कम थी नोटिस भेजने की। नोटिस भेजने की टाइम लिमिट क्या थी? बहुत ही कम। और ये दो सेक्शन को चेंज भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो टाइम लिमिट के हिसाब से लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। इसलिए गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर था कि ये सेक्शन चेंज ना करे, तो गवर्नमेंट ने मास्टर स्ट्रोक खेल के सेक्शन ही नया लेके आया। कौन सा? 74A। और 74A के अंदर आज टाइम लिमिट है नोटिस भेजने की आपको 42 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न। तो इससे हम क्या करें सर? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि अब इंटरेस्ट 73 के नोटिस पे भी लगेगा, 74 के नोटिस पे भी लगेगा, और 74A के भी नोटिस पे लगेगा। इन शॉर्ट, इज इट क्लियर? यस। तो सिर्फ 73 74 के नोटिस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 74A पे भी लगेगा। यस, समझाए? 74A क्या है वो फाइनल में देखना, अभी वो सिलेबस में नहीं है। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो। तो टेक्निकली ये एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया। यस। सिमिलरली याद रखना है आपको कि 74A क्या है सर? इसमें न्यू टाइम लिमिट और नए टाइप की पेनल्टी है। इसमें सप्रेशन किया तो पहले 15% पेनल्टी थी, अब सीधा 100% है। और ये जो 74A, ये विथ इफेक्ट फ्रॉम FY 24-25 ऑनवर्ड से। कब से ये बोलो? FY 24-25 ऑनवर्ड्स। क्लियर है क्या? नाउ वी विल कम टू द लास्ट चैप्टर, दैट इज रिटर्न्स। रिटर्न्स के केस में देखो, जो टीडीएस रिटर्न वाले उनको बोला गया था जो मंथ में तुम टीडीएस डिडक्ट करोगे उसी मंथ में जीएसटी भरो।
यस। लेकिन अब बोला गया है कि नील क्यों ना हो, तुम्हें भरना पड़ेगा। यानी कि अप्रैल में नील है तो भरो, मई में डिडक्शन है तो टीडीएस रिटर्न भरो, GSTR 7 याद है आपको। फिर मई में कुछ, जून में कुछ नहीं है तो नील नील डालो, जुलाई में है तो भरो। पहले क्या था, जिस मंथ में डिडक्शन कर रहे हो उसी महीने आपको GST का रिटर्न डालना है, जिस मंथ में डिडक्शन नहीं कर रहे हो उस महीने करने की जरूरत अब ऐसा करना नहीं है। हैप्पी? पढ़ लीजिए एक बार। डन। हाँ जी। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अब बात करेंगे रूल 88D की, एक्सेस आईटीसी इंटीमेशन अपडेटेड। अब देखिए, एक्सेस आईटीसी रूल 88C और रूल 88D के बारे में बात करता हूँ। 88C और 88D क्या बोलता है? 88C में आपको नोटिस तब आएगी जब आपने R1 में ज्यादा लाइबिलिटी बताई, 3B में कम बताई। और 88D में नोटिस कब आएगी? जब 3B में ज्यादा आईटीसी लिए, 2B में कम है। याद है आपको? तो अब अगर 3B में आपने आईटीसी ज्यादा लिया, 2B में कम है, तो जो ज्यादा आईटीसी लेके आपने यूटिलाइज किया उस पर इंटरेस्ट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? तो अगर ये जो आप काम कर रहे हो जेन्युइनली मिस्टेक है तो 73 में नोटिस, फ्रॉड किया 2024-25 के पहले का है तो 74, और 24-25 के बाद का मैटर तो आपको कौन से सेक्शन में लिया जाएगा? 74A में। तो इंस्टीट्यूट ने, सॉरी, गवर्नमेंट ने पूरा इंतजाम कर रखा है आपका, कहीं से आप बच नहीं सकते। तो 74, 73 के बाद अब आपकी जिंदगी में क्या आ चुका है? 74A, assuring full bread and butter to those who are working in litigations। ओके। हाँ जी। यस, इज it clear? So these are the only few amendments that were there. Now, if you have any doubts, queries, or anything that you want to discuss, you can. Anything relating to the questions जो आपको आ रहे हैं या कुछ और कुछ है तो आप बात बता सकते हैं। क्वेश्चन में गलत था? मुझे भेजेंगे प्लीज अगर लाए हो तो। तो क्वेश्चन गलत आ गया ऐसा बोल रहे हैं आप कि क्वेश्चन आया ही नहीं? हाँ। जो सजेस्टेड आंसर है वो गलत आंसर आ गया है। ठीक। ठीक, ओके ओके ओके, तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर भेज दीजिए, मैं उसको करेक्ट करके PDF डाल देता हूँ। मुझे इतना व्हाट्सअप कर देना सिर्फ ये वाला पॉइंट। हाँ, और ठीक है। ओके 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 ओके। ठीक है। अभी आपका 12 तारीख को टेस्ट है ना? मिक्स। हाँ वही बोल रहा हूँ ना, मिक्स है ना? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आई विल मेक श्योर दैट नो सच एरर इज देयर। अमेंडेड वन। अमेंडेड वन, यस ऑफ कोर्स। हाँ जी। यस, बोलिए और कुछ। और आपको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ बोलिए। नहीं, GST की बात करेंगे फिलहाल। फिलहाल फिलहाल GST कर लेते, पहले बात कंप्लीट नहीं हुआ हो रहा है। देखो आप, पहले आपने अच्छा मैं भी पूछ रहा हूँ उसके जवाब आप दीजिए। आपने चार्ज किया क्या सबने? रजिस्ट्रेशन, आईटीसी, एग्जामेशन? 10 करने हैं। 10 ही करो पहले। एग्जामेशन सब नहीं, जो लिस्ट में शुरू होते हैं ना वो छोड़ दो। पहले जो इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ट्रस्ट, हेल्थ केयर, चैरिटेबल, ये सब करो पहले। हाँ जी। तो एग्जामेशन करो, टीओएस यूएस किया है सबने? आईटीसी, पहले इतना करो। इतना जब हो जाएगा उसके बाद सीक्वेंस क्या रखना है? तो उसके बाद सीक्वेंस सीक्वेंस में कुछ टेंशन मत लो। जितना लक्ष्य है थियोरी के लिए उतना सब पहले पढ़ लो। तो मॉड्यूल आपने थोड़ा बहुत
सिलेक्टिवली भी पढ़ा तो चलेगा, क्योंकि अभी आपने 2-3 बार पढ़ लिया है या आपके आंखों के नीचे से गया है। लक्ष्य के क्वेश्चन पढ़ लो सारे। तो थियरी के लिए इंपॉर्टेंट है ट्रिक, जितने लक्ष्य में क्वेश्चन है वो सारे कवर कर लो। ओके सर, उसके बाद भी अगर कुछ करना हो तो नोटबुक करो, मॉड्यूल पढ़ के नहीं हो पाएगा। आर यू देयर? वो भी करो, वो तो है ही कवर ना लक्ष्य में मोस्टली। अगर कुछ एक आधा नहीं होगा अटेम्प्ट का लेटेस्ट का तो बात ठीक है। अमेंडेड नहीं है, अमेंडेड नहीं है ऐसा बोल, इन अ वे। हाँ, ओके। तुम मुझे वो नंबर भेजो, कुछ क्या होता है कुछ कुछ क्वेश्चन में अमेंडमेंट होने की वजह से कई बार, जैसे अभी ई वे बिल का 200 वाला पॉइंट है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल। पहले वो 100 था, रिवोकेशन वाला पॉइंट है, पहले वो 90 डेज था, फिर 180 हुआ, अब 270 हो गया। आप समझ रहे? तो ऐसा हो सकता है कि वो कुछ जगह पे हो चुका है और एक आधे क्वेश्चन के अंदर वो नहीं हुआ, ऐसा कुछ हो सकता है। ऑब्वियसली अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बोलो, डोंट वरी, हम वो डिस्कस करेंगे। तो पहले ये स्ट्रेटेजी रखिए आप, इससे ये हो जाए तो फिर आगे का टेंशन लीजिए। और बताइए। यस। हम्म। 7,500 वाला। हाँ। होल अमाउंट होगा। आरडब्ल्यू ए वाला जो मैटर है, आरडब्ल्यू ए में पूरा अमाउंट होगा, ऐसा नहीं कि 10,000 है तो ऊपर का 2.5 होगा, पूरा 10 होगा। वो तो एक अलग चीज है जो तू बोल रहा है, वंस यू एक्सीड इट। हाँ। यस। बोलो एनीथिंग एल्स। हाँ, पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर एकदम सिंपल रखना है, आपने जैसा नोटबुक में लिखा है बराबर, जो अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्लास में, उसी फॉर्मेट पे, कुछ नया ऐसा प्रेशर नहीं लेना एडिशनल, ऐसा मैं क्या करूँ कि उसको अच्छा लगे, सही करो। वो प्रेशर मत लो आप। आई बात समझ में? आई बात समझ में? कि मैं ऐसा क्या करूँ कि इसको अच्छा लगे, कुछ नहीं, आप जो पेपर लिखते हो नॉर्मल वैसे ही लिखो। सिर्फ हैंडराइटिंग रीडेबल होनी चाहिए, वो वाला टेंशन मत, अंडरलाइन कर दूं क्या, हाईलाइट, उतना टाइम ही नहीं मिलने वाला है आपको, तो उसमें जा क्यों रहे आप। अंडर हैंड राइटिंग रीडेबल होनी चाहिए, और ओवर राइटिंग कम से कम करो। ये एक बात। पेपर जब अटेम्प्ट करने के लिए जाओगे, आईटीसी का स्पेसिफिक जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, उसमें पूरे एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद ही डिसीजन बनाना कि अब क्या करना है आगे। जब तक पूरे एडजस्टमेंट कवर नहीं होते, पूरे एडजस्टमेंट पढ़ के नहीं होते, तब तक कंक्लूजन पे आने की जल्दबाजी घाई मत करना। समझा है? और अगर आपको लगे क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है, वापस पढ़ लो एक बार। ठीक है? एक्सीलेंट पॉइंट्स को ढूंढ लो, और एक्सीलेंट पॉइंट जैसे जैसे मिलते जाए वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इजी क्लियर? यस। जब भी तुमको लगे कि ये क्वेश्चन आईटीसी का है तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लो, 16 1 2 3 4 5, ओके। ठीक है, हाँ। यस, नो। ओके। यस। ये आपको हेल्प करेगा ताकि कुछ मिस आउट ना हो। पेपर लिखने के लिए बहुत टाइम है आपके पास। एमसीक्यूज के अंदर आप पूरी इज्जत दीजिए, एमसीक्यूज आर द की। 15 में से 15 नंबर आपको लाने एमसीक्यूज। अगर आपने डीटी आईडीटी मिला के एमसीक्यू में 25 का स्कोर कर दिया, तो आप 75 प्लस जा सकते हैं आराम से। आपका टारगेट 80 रखो आप, डीटी आईडीटी मिला के। इसके लिए जीएसटी में आपको 45 तक आना ही आना है। 45 तक आने के लिए 15 से 15 एमसीक्यूज चाहिए। ठीक है, मैंने वो बुकलेट शेयर किया है पीछे, केस सिनेरियो वाला, याद है ना? हाँ, वो केस सिनेरियो वाला जो बुकलेट है वो भी एक बार पूरा स्टडी कीजिए अच्छे से, वो भी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए बहुत। बाकी ज़्यादा लोड मत लीजिए, आप सबका अच्छा पढ़ाई हुआ है।
ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जो बेसिक चीज है ना उसको स्टिक रखिए। और एक आधा क्वेश्चन 10-12 मार्क का है, आपसे नहीं भी हुआ सॉल्व, ठीक है, स्टेप वाइज मार्क मिलेगा आपको जितना आपने सही लिखा है, तो उसका लोड लेके आगे मत जाइए। वो रह गया ना, वो रह गया ना, ठीक है रह गया है, कोई बात नहीं, अब सही लिखूंगा। इज इट क्लियर? सबसे बड़ी आपकी पावर या सबसे बड़ा टूल रहेगा इन दिनों में एग्जाम के ये आने वाले 1 महीने में, डोंट होल्ड योर सेल्फ गिल्टी। कम से कम गिल्ट में जाइए। जितना गिल्ट कम उतना कॉन्फिडेंस ज्यादा, जितना कॉन्फिडेंस ज्यादा उतना परफॉर्मेंस अच्छा। गिल्ट में नहीं जाना, पहले कर लिया होता, वो कर ऐसा इसमें नहीं जाना है, ठीक है। बोलिए, एनीथिंग एल्स? 2 दिन में, 2 दिन में मिल जाएगी। वो तुमको 16 तक मैं देने की कोशिश करूंगा। 6 तारीख से ना पेपर। आ गया ना डेट तो। हाँ, 6 से है ना। ओके। यस, विश यू ऑल द बेस्ट। कम से कम जो है वो टाइम वेस्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रोडक्टिव चीज़ों में डालिए। अननेसेसरी मीटिंग्स, अननेसेसरी हाँ मतलब दोस्तों को मिलना, ये वो सब अवॉइड कीजिए। प्रोडक्टिव काम की बात कीजिए। और मिनट्स में स्टडी कीजिए। किसमें? मिनट्स। इज इट क्लियर? कोई इवेंट वगैरह कोई कहीं भाग के नहीं जा रहा है अभी, अभी ऑल आर मैच्योर्ड इनफ। हर साल सारे इवेंट आने वाले। ओके। और एक दो रह भी गए तो एक ही साल में 2-3 इवेंट में जाके आप एवरेज आउट भी कर लेना। समझे ना? यार मैंने सर अभी 2 साल हो गए कोई वेब सीरीज नहीं देखी, तो ऐसे बैठने का 1 महीना, दिन रात, सारा एवरेज आउट हो जाए। ओके। यस, तो कहीं कुछ भाग के नहीं जा रहा है, स्टडी पे फोकस कीजिए, आज की डेट में आपके लिए इससे इंपॉर्टेंट चीज और कोई नहीं, बस। यस, चलिए बाय बाय। टेक केयर। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद। और कुछ इशू रहता है तो बताइए मुझे, व्हाट्सएप कीजिए। हाँ जी। एक क्वेश्चन आया, रुको ऑनलाइन। सर आईटीसी के मास्टर क्वेश्चन के लिए ज्यादा किस पे फोकस करना चाहिए, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सॉल्विंग दोनों? दोनों ऑफ कोर्स। दोनों। यस। यस, ऑनलाइन, एनीथिंग एल्स? चलिए, जय हिंद।